किस चीज का? नहीं। हम्म, नहीं नहीं, देखिए वो रेट्स मार्केट ड्रिवन होते हैं, वो रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नेक्स्ट डे जब आपकी पोजीशन ओपन होती है तो आपकी वहीं से पोजीशन ओपन होती है जहाँ जहाँ कल आपकी पोजीशन क्लोज हुई थी। ठीक, अगर आपने मार्क टू मार्केट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट या लॉसेस जो प्रीवियस डे में होने थे वो हो चुके हुए हैं। अब आप नेक्स्ट डे की जो ट्रेडिंग है उसमें जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपका कोई रोल होगा। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसका मतलब है कोई प्रॉफिट लॉस आपको अकर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पोजीशन पिछले दिन क्लोज कर चुके हुए हैं। लेकिन अगर आपने पोजीशन ओपन रखी थी तो ओपन पोजीशन का मतलब ये है कि आपको जो नेक्स्ट डे है वो वहीं से स्टार्ट होगा। मार्क टू मार्केट हुई है लेकिन वो फ्लोटिंग प्रॉफिट लॉस आपके अकाउंट में जो है वो ट्रेड हो रहा होगा। लेकिन वो लॉक्ड इन प्रॉफिट या लॉक्ड इन लॉस की सूरत में नहीं शो रहा होगा आपकी बैलेंस शीट में। तो इस वजह से उसमें जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है। जी बिल्कुल। देखें, जब आपका बुक हो गया है तो वो आपके लिए लॉक हो गया है उस वक्त तक, जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर लेते या उस कॉन्ट्रैक्ट से आप बेनिफिट नहीं उठा लेते ट्रेडिंग की सूरत में। ठीक, या मार्क टू मार्केट हो गई है, मींस क्लोजिंग हो गई है उस दिन की, तो इन सूरतों में आपको जो है वो आपको जो नेक्स्ट फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा देखनी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट नया देखना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज आपको वो ओपन पोजीशन है जो आपके लिए लॉक कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके लिए है, वो अगले 3 महीने के लिए वो आपकी बाइंग पे आ गया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको ट्रेडिंग में लेके आ रहे हैं। ओके जी, आज हम इसको देखते हैं। ये चैप्टर जो है वो हमारा पेंडिंग था। ये बेसिकली चैप्टर 10 है, प्रोजेक्ट इज नॉट अ ब्लैक बॉक्स। तो प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के हवाले से एक कंसर्न है। इसमें टॉपिक्स जो हमने आज कवर करने हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, और ख़ास तौर पे ब्रेक इवन एनालिसिस देखना है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, रियल ऑप्शन और डिसीजन ट्रीज जो है वो हमें अपने डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं या नहीं। सो अनसर्टेनिटी को जो है वो हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस की है। सो इसमें बेसिकली आप देख रहे होते हैं कि आपकी जो सेल्स में चेंजेस आए तो उसका आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉस्ट में चेंज आ जाए तो क्या होगा। सो आप डिफरेंट एलिमेंट्स को चेंज करके डिफरेंट आउटपुट्स के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक सिनारियो एनालिसिस है, प्रोजेक्ट एनालिसिस गिवन इन अ पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ एजम्पशंस। सो कम्बिनेशन ऑफ एजम्पशंस जो है वो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, यानी सिनारियो डिफाइन कर लेते होते हैं, और फिर उन पे प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड है एक सिमुलेशन एनालिसिस का, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। जो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, और अगर आपको उन प्रोबेबिलिटीज की एस्टिमेशन हो जाए तो फिर आप अपने कैश फ्लोज डिफाइन कर सकते हैं और उनकी बेसिस पे आपका जो डिसीजन है वो डिफाइन हो सकता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेक इवन एनालिसिस का, एनालिसिस ऑफ द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द कंपनी ब्रेक्स इवन। ठीक,
सो यानी आपकी जो रेवेन्यूज हैं एंड कॉस्ट जो है वो मैच कर जाती हैं जहाँ पे, वो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस की हम एग्जांपल देखते हैं। गिवन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फोरकास्ट ऑटोबाई कंपनी मोटर स्कूटर प्रोजेक्ट listed on the next slide, determine the NPV of the project given changes in the cash flow components using a 10% cost of capital. Assume that all variables remain constant except the one you are changing. उसके अलावा बाकी सारे variables constant रहेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं हम, इन्वेस्टमेंट है उसमें 15 बिलियन की, सो आउटफ्लो है ईयर 0 का, और ईयर 1 to 10 में आपकी जो सेल्स एक्सपेक्टेड है वो 37.5 है। उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी 30 की, फिक्स कॉस्ट 3 की है, डेप्रिसिएशन 1.5 की है, तो प्री टैक्स प्रॉफिट आपका आ जाता है 3 का। टैक्सेस 50% देते हैं तो 1.5 बिलियन आपका टैक्स में चला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 1.5 आता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है आपका वो बेसिकली 3 बन रहा है। सो नेट कैश फ्लोज जो है वो आपके बन रहे हैं 15 बिलियन ईयर 0 में, और 1 to 10 में आपका हर साल 3 बिलियन का कैश फ्लो बनता है। और एनपीवी इसकी आ रही है 3.43 बिलियन ईयर, 10% पे अगर आप इसकी एनपीवी लेते हैं। सो एनपीवी क्या लेनी है आपने, सम ऑफ ऑल दी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो ये 10 साल के कैश फ्लोज की फिक्स्ड एनुइटी लग जाएगी आपकी। 10% जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें से आप इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो माइनस करेंगे, तो एनपीवी आपकी आ रही है 3.43 बिलियन। अब इसी एग्जांपल को बेसिकली कंटिन्यू करते हैं और प्रोबेबल आउटकम्स की बात करते हैं। सो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, मार्केट साइज है, मार्केट शेयर है, यूनिट प्राइस है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट। सो उसकी रेंज आपने 3 बना ली है, पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टेड और ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक ये है कि आपकी जो मार्केट साइज है वो 0.9 मिलियन का हो, मार्केट शेयर 0.04 यानी 4% हो, यूनिट प्राइस जो है वो आपकी 350,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 360,000 है, फिक्स कॉस्ट आपकी 4 बिलियन। एक्सपेक्टेड में आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट साइज आपका 1 मिलियन का हो, मार्केट शेयर आपका 10% का बन जाए, यूनिट प्राइस आप 375,000 चार्ज कर सकें, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 300,000 हो, फिक्स कॉस्ट आपकी 3 बिलियन पे हो। और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी है कि 1.1 मिलियन आपका मार्केट साइज हो, 16% मार्केट शेयर हो, यूनिट प्राइस आपकी 380,000 हो, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो 275,000 हो, और फिक्स कॉस्ट 2 बिलियन। सो अगर आप उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखें तो आपकी जो सेल्स हैं ऑप्टिमिस्टिक में, ठीक, आपका ऑप्टिमिस्टिक में सेल्स जो है वो आपकी 41.25 आ जाए, और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड पे आ जाए आपके पास 3.38। सो 3.38 आने से आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 5.7 बिलियन येन आ जाए। तो ये आपकी ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो। इसी तरह आप पेसिमिस्टिक के लिए भी पूरी इनकम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और जो मोस्ट लाइकली के लिए भी आप कर सकते हैं। तो उसकी जो आपकी जो सिचुएशन बनी थी पेसिमिस्टिक में 1.1 जो है वो आपकी आ रही है, 3.4 एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट, ठीक है, और उसमें आप हर चीज़ ब्रेक इवन पे एक तरह से ही खड़ रही है। ऑप्टिमिस्टिक में जो है वो आपकी प्लस माइनस आ रही है, मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन होता है इसमें पेसिमिस्टिक में, जबकि ऑप्टिमिस्टिक में अच्छा खासा गेन हो रहा है, एंड सो ऑन। ये सारे सिनारियोस आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो पॉसिबिलिटीज हैं बेस्ड ऑन योर वो बनती है। बीसी में अगर आप ब्रेक इवन एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसमें हम ये ब्रेक इवन किसको कह रहे हैं, जहाँ पे एनपीवी आपका 0 आ रहा है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो ऑटोबाई मोटर्स हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 85,000 यूनिट्स सोल्ड। सो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 85,000 अगर सेल हों, और वो कहाँ से आ रहा है, वही आ रहा है। सो ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज
रेड लाइन में शो हो रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। सो बेसिकली आप इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे आके वो ज़ीरो पे आ, ये तकरीबन 200 बिलियन येन्स प्रेजेंट वैल्यू अगर उसकी इनफ्लोज की हो और आउटफ्लोज की हो, तो वो नेट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आता है, और उस पर हमारे पास जो प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ रहे हैं वो 85,000। इसी तरह अगर आप एक और सिनारियो में उसी को ही देखें, एनपीवी के हवाले से कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने की बात करें, तो हमारे पास बेस केस ये था, रेवेन्यू ये हो, वेरिएबल कॉस्ट, और एंड पे आपके पास नेट कैश फ्लो जो है वो आ रहा था 3 का, और वो बेसिकली 4 + 7 यानी आपका डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट को बेसिकली ऐड करके आपका नेट कैश फ्लो आ रहा है 3। सो अगली बात जो कह रहा है कि हाई ऑयल प्राइसेस हो जाएं और रिसेशन का केस हो जाए तो उस वक्त क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसकी डिमांड में इजाफा होने के चांसेस हैं। सो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एंड सो करते कराते आप नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं 2 के, और आपका जो नेट कैश फ्लो है वो 3.5 पे आ जाता है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इसमें बनती है आपकी 18.4, और इधर बनती है 21.5, और एनपीवी इसमें 6.5 बनती है, और यहाँ पे जो बेस केस था उसमें हमारे पास 3.4 बनती है। सो अगली जो एजम्पशन है वो हम उसमें देख रहे हैं मार्केट साइज पे क्या इफेक्ट होने वाला है। सो बेस केस में हमने अज्यूम किया है कि 1 मिलियन है, मार्केट शेयर जो है वो 10% है, ये 375,000 आपका ये है यूनिट प्राइस, और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आप अज्यूम कर रहे हैं 300,000, और फिक्स कॉस्ट आप अज्यूम कर रहे हैं 3 बिलियन की। लेकिन जब आपकी एजम्पशंस आई हाई ऑयल प्राइस की और रिसेशन केस की, तो उसमें आपका जो मार्केट शेयर है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कम सेल हुए हैं, मार्केट शेयर आपका 13% हुआ है, लेकिन वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी यूनिट प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गई है, वो आ गई है 4,31,300 पे, जिसकी वजह से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है, बट देन फिक्स कॉस्ट चूँकि वो ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, वो आपकी 3 बिलियन से 3.5 बिलियन का। सो ये वेरिएशंस आपको हर एजम्पशन के साथ फिर आपको देख। इसी तरह अगर आप सिनारियो को देखें, यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ 1000 यूनिट्स सेल्स की बात हो रही है, तो 0, जिसका मतलब है रेवेन्यू भी 0, इन्वेस्टमेंट आपकी 15 की है, वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है, फिक्स कॉस्ट आपकी 3 बिलियन की थी, टैक्सेस ऑब्वियसली आप जो है वो -2.25 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज अगर आप देखें तो 19.6 आपके पास आ गया। लेकिन यही जब 100,000 पे आ जाते हैं तो आपका जो बेस केस सिनारियो था उसमें रेवेन्यू था आपका 37.5, इन्वेस्टमेंट आपकी 15 की ही है, वेरिएबल कॉस्ट इसमें ज्यूम की थी आपने 30 की, फिक्स कॉस्ट आपकी 3 की है, टैक्सेस आपने 1.5 पे किए। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है वो 230.4 आती है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज जो है वो 227 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.4, ये जो हमारा रिजल्ट था। यही अगर आप किसी तरह से 200,000 पे यानी 2 लाख यूनिट्स पे ले जाते हैं अपनी प्रोडक्शन, तो रेवेन्यू आपका डबल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी ही है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट वही रहने की वजह से आपके जो टैक्सेस हैं वो आपको 5.25 पे करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इसमें बनती है आपकी 460.8, जबकि आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बनती है 434.4, और इन दोनों का डिफरेंस आपको बताता है कि 26.4 मिलियन जो है वो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वही सिनारियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स वही है, रेवेन्यू वही है, वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह से आ रही है, फिक्स कॉस्ट वही आ रही है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन की वजह से वो 2.25 आ जाती है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपका यहाँ पे -2.25 आ गया। सो
यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डेप्रिसिएशन का एक कॉलम हमने ऐड किया 1.5 का। तो टैक्सेस आपके 1.5 और 5.25 वही आ रहे हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 36 बिलियन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें आपको 1.5 आ रहा है, जबकि टोटल कॉस्ट आपकी 200,000 वाले में 69.75 आ जाती है, और आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है वो 5.25 बिलियन की आती है। सो अगर कैश फ्लोज को आप देखना चाहें तो कैश फ्लोज में आपके जो रेवेन्यूज थे, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट्स में अब आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन आपकी 1.5 बिलियन की है। सो प्री टैक्स प्रॉफिट आपके पास आ गया 5 का, टैक्सेस आपने उसमें से 2.5 50% दिए, तो नेट प्रॉफिट आपके पास 2.5 का आ गया। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे आया आपका 2.5 प्लस 1.5, तो ये आपका 4 आ गया। सो नेट कैश फ्लोज आपके हर साल में 4 के आ रहे हैं, और ये जीरो में ऑब्वियसली 15 बिलियन का आपका आउटफ्लो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो टेक्निक थी हमारे पास मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है कि आपने प्रोजेक्ट को मॉडल करना है, यानी उसका मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। फिर दूसरा स्टेप है कि आपने प्रोबेबिलिटी स्पेसिफाई करनी है, और तीसरा स्टेप है कि आपने कैश फ्लोज को सो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स में आप ये तीनों चीज़ें जो है वो उसमें दे सकते हैं, और आपने ये 10 साल के लिए 10,000 ट्रायल्स हैं वो आपने लिए हैं और उसको प्रोजेक्ट किया है, और ये जो है वो आपकी नॉर्मल कर्व फिटिंग जो है वो यहाँ पे आपकी हो रही है। ये आपकी नेगेटिव स्क्यूड है ऑब्वियसली, बट देन इट्स वेरी क्लोज टू नॉर्मल। सो जो हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट था उसमें हमने बात की थी, जो डिस्कस करने थे हमने रियल ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से। तो उसमें आपको जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन की किसी हद तक की इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको मिलती है डिसीजन ट्रीज के हिसाब से। सो ये बेसिकली डायग्राम ऑफ सिक्वेंशियल डिसीजंस हैं, और उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये बेसिकली डिसीजन ट्रीज हैं। Decision trees help companies determine their options by showing the various choices and outcomes. So चूंकि decision trees हमें probable alternatives में से best option जो है वो choose करने में help कर रहे होते हैं, तो real options की एक application जो है वो through हम decision trees कर रहे होते हैं। So real options basically reality में जो आपके problems हैं organization के, उनको सॉल्व करने के जो डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं उनको वैल्यूएट करने का नाम। ऑप्शन टू अवॉइड अ लॉस और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैज अ वैल्यू। अगर आपके पास इस तरह की कोई ऑप्शन आ जाए कि आप इन दो में से कोई एक काम करें और आपको जो है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ऑब्वियसली इट्स अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और उसमें से आप बेस्ट केस सिनारियो अपने लिए चूज करते हैं। Ability to create an option thus has a value that can be bought or sold। और इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर आप उसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे आप उसको खरीद रहे हो या आप उसको बेच रहे हो। सो डिसीजन ट्रीज में अब ये एक प्रोबेबल जो है वो सिनारियो हमारे पास है कि आप यहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप इन्वेस्ट करें कितने 200,000, या आप ना करें तो एनपीवी इसकी 0 है। सो ये टेस्ट और डोंट टेस्ट की दो ऑप्शंस आपके पास आ गई, ठीक है। सो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको 2 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो एनपीवी 0 है। जब आप टेस्ट करेंगे तो फिर 2 तरह की आउटकम्स आ सकती हैं आपके पास, या सक्सेस होगी या फेलियर। और सक्सेस की सूरत में आपको क्या करना है, परसू करें प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट की एनपीवी आपने एस्टिमेट की है $2 मिलियन।
और अगर आप फेल होते हैं तो आप कहते हैं स्टॉप करें प्रोजेक्ट को जिसकी एनपीवी 0 है। जबकि स्टॉप के या फेलियर के केस में ये जो 2 लाख हैं ये आपका एक्सपेंस हो जाए। सो रियल ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल लाइफ में बिजनेसेस में जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं, पहली ऑप्शन है हमारे पास रियल ऑप्शन टू एक्सपैंड, यानी हम बिजनेस को एक्सपैंड करें या ना करें, ये हमारे पास चॉइसेस होती हैं। सो उसमें हमारे पास सिनारियोज जो है वो डिफाइंड हो, प्रोबेबिलिटीज गिवन हो सक्सेस एंड फेलियर की, और फिर हम डिफाइन करें डिसीजन ट्रीज के थ्रू अपने रिजल्ट्स को। इसी तरह आपके पास दूसरी जो रियल लाइफ ऑप्शन हो सकती है कि एक बिजनेस सेगमेंट आपका लॉस में जा रहा है और कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है, तो आप उसको अबैंडन कर दें। ऑप्शन टू अबैंडन होती है कि आपको उसको छोड़ें या ना छोड़ें, यानी उस बिजनेस को क्लोज करें या ना करें, या उस कंसर्न को वाइंड अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शंस के भी डिफरेंट सिनेरियोज आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग ऑप्शन है। टाइमिंग ऑप्शन क्या है कि एक काम को आपने आज करना है या आज से 3 साल बाद करना है या 10 साल बाद करना है, सो वो टाइमिंग डिटरमिन करनी है आपको। सो डिफरेंट लेवल पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है तो फिजिबल, ये आज करें या ना करें। सो उसमें आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है बाज़-औक़ात आपको पैसों का कंसर्न होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट शायद इतनी नहीं है कि आप उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर पाएँ। वो लग आपको वायबल रहा है, लेकिन इस वक्त आपको जो कैपिटल राशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ता है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनमें आप पैसे ज़्यादा पहले लगाएंगे, और इस तरह की जो टाइमिंग ऑप्शंस हैं उसको आप विद हेल्ड रखेंगे। चौथी टाइप ऑफ रियल ऑप्शन है हमारे पास के फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, कि आप जो अपनी प्रोडक्शन है वो किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। सो ये जो क्वांटिटी डिटर्मिनेशन है वो हर स्टेज पे या हर सीजन ऑफ जो प्रोडक्शन साइकिल है उस पर आप डिटर्मिन करते हैं, और उस पर आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपको प्रोडक्शन इस वक्त इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है या पिछले लेवल पे कांस्टेंट रखनी है। तो ये डिसीजंस आपको रियल ऑप्शंस में या ऑपरेशनल एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। सो हम जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑप्शन है हमारे पास टर्बो प्रॉप की और एक ऑप्शन है हमारे पास पिस्टन की। सो ये बेसिकली इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है जो मशीनरीज में इस्तेमाल होता है। तो हमें चॉइस देखनी है कि इसमें हमें कितने पैसे लगाने पड़ते हैं और इसमें हमें कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, और इनसे हमें फ्यूचर इनफ्लोज क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। ये डिसीजन ट्रीज के जरिए हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें आज आउटफ्लो है आपका 550, और इससे आपको जो फ्यूचर कैश फ्लोज मिल सकते हैं टर्बो प्रॉप से वो 150 मिल सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी है 60% 150 मिलेगी। जबकि 30 भी मिल सकता है आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, यानी 0.4। 150 जब आपको अचीव हो जाए तो चांसेस ये हैं कि उससे आपको 960 का कैश फ्लो मिले जिसके 80% चांसेस हैं, और 220 भी मिल सकता है जिसके 20% चांसेस। जब आप 30 पे आते हैं जिसके 40% चांसेस थे, तो जो है वो 930 भी आपका कैश फ्लो हो सकता है जिसके 40% चांसेस हैं, और ये 140 भी हो सकता है जिसके 60% चांसेस हैं। इसी तरह अगर आप पिस्टन के ऑप्शन को देखते हैं, पिस्टन के ऑप्शन में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो 250,000 की है, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपको आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड 100 जो है वो रिसीव हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 60% की है। लेकिन डाउन साइड ये है कि वो 50 भी आपको कैश रिसीव हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। तो 50 वाले के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, ठीक। या उसकी अपसाइड ये है कि 40% चांसेस हैं कि आपको 220 मिलेगा, या डाउन साइड ये है कि आपको 100 मिलेगा, 60% चांसेस इसकी। लेकिन 100 वाले के लिए जिसकी 60% प्रोबेबिलिटी थी, हमारे पास फर्दर दो ऑप्शंस हैं कि एक वक्त में दो आउटपुट्स आ सकती है हमारे पास। या तो ये कि वो
800 पे चला जाएगा जिसके 80% चांसेस हैं, या अब उसे 100 मिलेगा 20% चांसेस में। ठीक, दूसरी उसमें और की ऑप्शन में हमारे पास ये होता है कि या वो 410 पे आएगा जिसके 80% चांसेस हैं, और या वो 180 पे आएगा जिसकी 20% प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो ये सिनारियो जो है वो अब हमने करना है। तो अब आपके पास इन दो प्रोबेबिलिटीज का जो सोल्यूशन है वो ये आपको रेड में आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है। So 960 into 0.8 और 220 into 0.2, तो उनका टोटल सम जब हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो ये 465 आता है, ये 660 आता है, ये 364 आता है और ये 148। ठीक, तो हर एक के लिए हमारे पास ये कैलकुलेशंस हुई पड़ी। ठीक, तो ये 12 का जब हमें बता दिया उसने 960 into 8.8 220 into 0.2, तो उसका टोटल सम जब है। अच्छा, अब ये जो लेवल है हमारे पास यहाँ पे इसने कहा है कि ये जो दो ऑप्शंस हैं इनको एवेल्युएट करके देखें, तो ये आपकी क्या आ रही है। यहाँ से चूंकि हम पीछे आ रहे हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, और हम डिस्काउंट रेट जो है वही 10% अज्यूम कर रहे हैं जो इनिशियल था हमारे पास। तो 660 की प्रेजेंट वैल्यू ले। ठीक, और इसमें यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर दिया हुआ था -150 का और 0 का, तो वो डिफरेंस हम बेसिकली ले रहे हैं। तो यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे आपको 150 जो मिलियन या बिलियन है वो और लगाने पड़ेंगे, और में आप नहीं लगाते तो आपका ये जो कैश फ्लोज थे वो कम हो रहे थे। सो यहाँ पे आपकी ये री इन्वेस्टमेंट की स्टेज है, तो ये इस वजह से इनिशियली जो है वो -150 लिखा हुआ आ रहा है। तो वो आप दोबारा से यानी आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है 450, और अगर इसकी लेंगे ऑब्वियसली तो वो 331 आ जाएगी। आप 364 की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और उसमें से -0 करेंगे तो वो 331 आ जाएगी। अब आपको एनपीवीज चाहिए इस स्टेज पे, तो एनपीवीज कैसे आ सकती हैं। आप जो है वो 812 की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे, इसमें आपको यहाँ पे +150 मिल रहा था तो वो प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ आउटफ्लो था तो इसलिए हम उसको माइनस कर रहे थे। तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इस स्टेज पे जो है वो कितनी बनती है 888.18। इस स्टेज पे आपकी बन रही है 444.54। ऑब्वियसली यहाँ भी हमने कैलकुलेट की होगी लेकिन वो इसकी इक्वेशन की वजह से हमें नजर नहीं आ रही। 184.55 होगी पिस्टन की यहाँ। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 550 यहाँ की, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास रहती थी। अच्छा, अब इन दोनों की ऑब्वियसली कंबाइंड इफेक्ट हमने देखना है, तो ये 888.18 बेसिकली 60% कंट्रीब्यूट करेगा और ये 40% चांसेस हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू हमें अचीव हो। सो इन दोनों का जो सम है वो ऑब्वियसली हमें ये 710 जो है वो अचीव करके दे रहा है। प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम कर लेंगे और फिर उसको पीछे हमने ले आना है। ये जो 710 था उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने लेनी है और उसमें से ये जो कॉस्ट है हमारी 550 माइनस करनी है, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 96.12, जबकि पिस्टन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है हमारे पास 117.00। तो अब इसमें से आप ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, टर्बोप्रॉप की या पिस्टन की। जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है आप उसी को चूज करोगे। इसका मतलब यह है कि आपको पिस्टन के ऑप्शन को चूज करना चाहिए। दैट्स इट जी।